सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की सेशन में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं और इस चैप्टर को आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे कर लीजिए, देन आप लोग इसे कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। तो देखिए आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई। आज के सेशन में हम लोग वायरसेस पढ़ेंगे, देन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देन हम लोग देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस सेशन में। चलो स्टार्ट करते हैं वायरसेस से। देखो वायरसेस होता क्या है। अगर हम वायरस की बात करें तो क्या कह रहा है, वायरसेस आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल। वायरस जो है वो किसी भी नोन सेल, जो भी सेल हम लोग जानते हैं उनसे क्या होता है, स्मॉलर होता है, यानी कि छोटा होता है। टू ऑब्जर्व वायरसेस साइंटिस्ट यूज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। वायरस को देखने के लिए हमें किस माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। वायरस डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, वायरस का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है, बस। वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वायरसेस जो है इन्फेक्ट करे बैक्टीरिया को, प्लांट्स को, एनिमल को एंड ह्यूमंस को। वायरसेस जो है ये इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया को भी, प्लांट को भी और एनिमल को भी और ह्यूमन को भी। वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। वैसा वायरस जो कि हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। लेट सपोज ये हमारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा एक बैक्टीरिया है। ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। और वैसा वायरस जो कि हमारे बैक्टीरिया को क्या करे, इन्फेक्ट करे, ऐसे वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफाज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ऐसे वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफाज कहते हैं। वो वायरस जो कि हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, वैसे वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफाज कहते हैं। स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब स्टडी, ठीक है। वायरसेस लिविंग या नॉन लिविंग। अब ये सवाल है कि वायरसेस जो है ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है, वायरसेस शो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर। वायरसेस जो है वो ये दोनों कैरेक्टर को शो करते हैं, लिविंग कैरेक्टर को भी शो करते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर को भी शो करते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करें तो नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरसेस आर एज फॉलोज। यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे सेल वॉल होता है, इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा आर एब्सेंट। ये सब जो है आपके एब्सेंट होते हैं। ना ही इसमें सेल वॉल होता है, ना ही ऑर्गेनेल होता है, ना ही साइटोप्लाज्म होता है। ये सब इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। They cannot grow, metabolize food etc. when present freely in environment. अब देखो होता क्या है, जैसे वायरस अगर फ्री रहेगा एनवायरमेंट में, मतलब हमारे या किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहेगा, किसी होस्ट के बॉडी के बाहर रहेगा, नॉर्मल एनवायरमेंट में रहेगा, तो वो एक क्रिस्टल की तरह होता है। किसकी तरह होता है, क्रिस्टल की तरह। ऐसा मान लो जैसे नमक का दाना या चीनी का दाना हो, और वो नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है, नॉन लिविंग। और जब उसको होस्ट मिलता है, वायरस को जैसे ही होस्ट मिलता है, वो क्या करता है भाई, तेजी से अपने आप को ग्रो कराने लगता है और रिप्रोड्यूस करके अपने संख्या को बढ़ाने लगता है। समझ में आया बात। तो चलो, they cannot grow, metabolize food etc. when present freely in environment. जब वो फ्री रहेगा एनवायरमेंट में तो ये ग्रो नहीं करेगा, मेटाबोलाइज भी नहीं कर सकता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी नहीं शो करेगा, है ना। जब ये क्या रहेगा भाई, एनवायरमेंट में फ्रीली रहेगा। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, ये किस फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में, एंड स्टोर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड लाइक अदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लंबे समय तक रहेगा। दे रिक्वायर अ लिविंग होस्ट। इन्हें क्या चाहिए भाई, लिविंग होस्ट सेल चाहिए टू परफॉर्म नियरली एवरी बायोलॉजिकल फंक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए जितने भी फंक्शन नेसेसरी है, उनको करने के लिए वायरस को एक होस्ट का सेल चाहिए होता है, किसी एक ऑर्गेनिज्म का सेल चाहिए होता है, या किसी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो क्या करे, अपने आप को सर्वाइव करा पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए। क्लियर।
द लिविंग कैरेक्टर्स आर एज फॉलोज। अब वायरसेस के कुछ लिविंग कैरेक्टर हैं, जैसे दे कंटेन डीएनए या आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, इसके पास डीएनए या आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दे रिस्पॉन्ड टू हीट, केमिकल एंड रेडिएशन, ये हीट, केमिकल और रेडिएशन से रिस्पॉन्ड करता है। दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, ये क्या करता है भाई, होस्ट सेल के अंदर क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, और अपना कॉपी ढेर सारा बनाता है। याद रखना, यहाँ पे नोट में मैंने लिख दिया है कि वायरसेस जो है ये लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। वायरसेस आर लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो लिंक है, दिस इज आवर वायरस, ये हमारा क्या है दोस्त, वायरस है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइए देखते हैं कि कौन कौन हमारे पास यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कहां पे देख रहे हैं, इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, यानी कि खान पान की चीजों में, खान पान की चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे ये यूजफुल है। तो हम लोग भाई मेकिंग कर्ड, यानी कि हमारे पास जो मिल्क होता है मेरे बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे पास जो मिल्क होता है उससे जब हम कर्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मिल्क से जब हम क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, तो मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्लियर है बात। तो मेकिंग कर्ड, कर्ड बनाने में कौन मदद कर रहा है दोस्त, कर्ड बनाने में मेरे भाई मदद कर रहा है लैक्टोबैसिलस, जो कि एक क्या है, बैक्टीरिया है। इसी तरीके से मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में मदद करता है ईस्ट, ईस्ट क्या है दोस्त, ईस्ट है हमारा फंजाई, ईस्ट क्या है, फंजाई, एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, और ब्रेड के किसमें, ब्रेड के बनाने में ईस्ट का क्या है भाई, एक इंपॉर्टेंट रोल है। इवन कि ईस्ट का रोल जो है बेकरी प्रोडक्ट में होता ही है, ईस्ट का रोल जो है बेकरी प्रोडक्ट में होता है, बेकरीज प्रोडक्ट में आपको ईस्ट का रोल दिखेगा, ठीक है। जब ईस्ट जो है आपका बेकरी प्रोडक्ट में काम करे तब इसे हम लोग बेकर्स ईस्ट कहते हैं, बेकर्स ईस्ट। और जब यही ईस्ट जब आपका इथेनॉल बनाने लगे तब इसे ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में भी हम लोग ईस्ट का मदद लेते हैं। एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इसमें भी कौन पार्टिसिपेट करता है, ईस्ट, जो कि एक फंजाई है, ठीक है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल है ना, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। देखो क्या कह रहा है, मेकिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने में हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल करते हैं। और देखो जैसे हमारे पास एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, कम फ्रॉम अ स्पीसीज माउल्ड कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नाम के फंजाई से, याद रखना ये क्या है हमारे पास, पेनिसिलियम नाम का फंजाई है, इससे हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, विच इज गिवन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास स्टेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, इरेथ्रोमाइसिन है, ये सब क्या है दोस्त, ये सब हमारा एंटीबायोटिक्स है। और सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक्स मेड फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई, और इन सबको हमने किसके मदद से बनाया है, बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से। मेकिंग वैक्सीन, वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। देखो क्या कह रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू मेक वैक्सीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन बनाने में, विच प्रोटेक्ट ह्यूमन, जो कि ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है, एंड अदर एनिमल, और दूसरे एनिमल को, फ्रॉम सेवरल डिजीज, कई सारे बीमारियों से। डिजीज सच एज कॉलेरा, जैसे कि हमारे पास कॉलेरा है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, हेपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स है, मिजल्स है, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इन सब में हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब में हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एडवर्ड जेनर इन 1798, यहां पे समझोगे कहानी क्या है। एडवर्ड जेनर ने 1798 में डिस्कवर किया वैक्सीन को, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, फॉर स्मॉल पॉक्स, है ना, स्मॉल पॉक्स के लिए इन्होंने क्या किया, वैक्सीन को डिस्कवर किया। व्हेन द डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जब डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है ताकि उस पैथोजन से फाइट कर सके। सो दैट वैक्सीन आर यूज्ड टू डेवलप एंटीबॉडीज, इसलिए वैक्सीन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, एंटीबॉडीज को डेवलप करने के लिए अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज इन बॉडी, जो पैथोजन है उससे लड़ने के लिए। एंड दे डेवलप द इम्यून सिस्टम, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इंप्रूव करता है। इम्यून सिस्टम का मतलब समझ में आता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है,
इम्यूनिटी समझ में आता है? इम्यूनिटी कोरोना के समय में सुने होंगे, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। क्या होता है इम्यूनिटी? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इम्यूनिटी। कुछ नहीं समझ में आया। पैथोजन से, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो हमारी क्षमता है उसी को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। कौन क्या कहते हैं भाई? इम्यूनिटी कहते हैं। और इस इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है इम्यून सिस्टम। समझ आया बात? और जब हम एंटीबॉडीज लेते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इंप्रूव होता है। वेरियस वैक्सीन आर यूज्ड टू प्रिवेंट डिजीज। कई सारे वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए। सच एज फॉर डिप्टेरिया, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को हम लोग वोपिंग कफ या काली खांसी भी कहते हैं, एंड टेटनस, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीपीटी वैक्सीन का। डिप्टेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस में किसका इस्तेमाल किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इज यूज्ड है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। टीबी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। टीबी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। और पोलियो वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर है बात? So we can prevent all this disease by immunizing the children during the first year of their age of vaccination. जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त हम लोग क्या करते हैं? टीकाकरण करते हैं, यानी वैक्सीनेशन कराया जाता है। अलग अलग चीजों का उसको वैक्सीन दिया जाता है ताकि इन डिजीज से, इन बीमारियों से वो बच सके। ठीक है। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ सेक्टर में आगे क्या है? ऑब्टेनिंग वाइटामिन। वाइटामिन भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं। कह रहा है ह्यूमन डाइट में लैक सम इंपॉर्टेंट वाइटामिन फॉर प्रिपेयरिंग सप्लीमेंट्स फॉर दीज वाइटामिन एक्स्ट्रा। ह्यूमन डाइट में क्या होता है कि विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल करके हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। मेकिंग इंसुलिन, इंसुलिन बनाने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज नाउ obtained from bacteria by applying method of genetic engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, ये सब तुम लोग पढ़ोगे हायर क्लास में जब बायोटेक पढ़ाया जाएगा, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। समझ गए बात? इंसुलिन बनाते हैं लैब में। ठीक है, और इंसुलिन है क्या? हार्मोन है। इस इंसुलिन को बनाते हैं ह्यूमन के लिए, जिसे हम लोग ह्यूमुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ह्यूमुलिन कहते हैं। समझे बात? ह्यूमन के लिए जो इंसुलिन बना है ह्यूमुलिन कहते हैं। ठीक है, एक हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ह्यूमुलिन इंसुलिन बनाया है। अच्छा, इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में, इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में कम होगा तो डायबिटीज जो है बढ़ जाएगा। डायबिटीज का मतलब समझ में आता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। समझ में आया? ये सब तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, उतना काम करनी। इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया इज यूज्ड टू हेल्प डायबिटिक पेशेंट। किसमें मदद करता है भाई? डायबिटिक पेशेंट में, है ना। हुज बॉडी प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन, उनका बॉडी जो है वो कम या इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता है, तब हम लोग उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। समझा बात? इंसुलिन का क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं। और एक टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, उससे क्या करते हैं कि जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, समझ आया बात? ये सब हायर क्लास में पढ़ोगे बायोटेक में। इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है, उस जीन को हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर के साथ जोड़कर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट के अंदर डाल देते हैं, और वो जीन जो है उसके अंदर इंसुलिन बनाने लगता है। इसी तरीके से एक अमेरिकन कंपनी थी, एली लिली नाम का कंपनी, उसने भी बनाया था भाई इंसुलिन। फर्स्ट इंसुलिन जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उसी ने बनाया था, जिसका नाम है ह्यूमुलिन। क्या नाम है? ह्यूमुलिन। ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। वो सब बात जो है ना सिर्फ नॉलेज के लिए, तो सवाल उतना नहीं आएगा तुम लोग का। देखो, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज आर नोन एज पैथोजेन या जर्म्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करे दोस्त? बीमारी करे, उसे हम लोग पैथोजेन या फिर जर्म्स कहते हैं। ठीक है। प्लांट डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट डिजीज देख लेते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। यहाँ पे हमारे पास डिजीज है। डिजीज नंबर 1 है हमारा भाई सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर की बात करें तो ये किसके द्वारा होता है? सिट्रस कैंकर इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। किसके द्वारा होता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? बैक्टीरिया। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कैसे फैलता है? तो एयर के माध्यम से ये फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट की बात करें तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फंजाई। कैसे फैलता है? एयर और सीड्स के माध्यम से। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी यानी कि ओकरा, ये जो है इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? वायरस है, और ये फैलता है किसके मदद से? इंसेक्ट के मदद से। आइए सबको चित्र यानी पिक्चर की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्त? दिस इज आवर सिट्रस कैंकर, है ना। सिट्रस कैंकर ये नींबू में आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये नींबू में होने वाला एक डिजीज है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिट्रस कैंकर कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट में हमारे पास कुछ इस तरीके से लग जाता है, ऐसा लगता है कि जंग है। और ये जो हमारे पास ओकरा होता है, ओकरा यानी कि भिंडी, उसके लीफ में क्या होता है? जो वेन है ना वो येलो कलर का हो जाता है, येलो वेन मोज़ेक। ठीक है, क्लियर है?
तो ये सब जो डिजीज है ये प्लांट में होने वाला है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब वैसा डिजीज जो कि स्प्रेड करे पर्सन टू पर्सन। कौन कौन सा डिजीज है और देख लेते हैं। डिजीज हमारे पास है भाई कॉलेरा। कॉलेरा की बात करें तो भाई पैथोजन कौन है, बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरा। बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरा जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन या तो फूड या वाटर के द्वारा ये क्या करता है, ट्रांसमिट होता है यानी फैलता है। सिम्टम्स क्या आएगा, डायरिया होगा विथ ब्लड। प्रिवेंटिव मेजर क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन ले सकते हैं और बॉइल्ड वाटर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बात करते हैं तो टीबी में क्या होता है भाई, टीबी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए यानी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें एयर, एयर के माध्यम से ये फैलता है। सिम्टम्स क्या रहेगा, तो फीवर रहेगा, कफ रहेगा, स्पिटिंग ऑफ ब्लड रहेगा, लॉस इन वेट, वेट में कमी आएगा और वीकनेस यानी कि कमजोरी देखने को मिलेगा। बीसीजी वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टीबी में। कॉमन कोल्ड की बात करें तो भाई कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। नाम नहीं जानना है, राइनो वायरस होता है। ड्रॉपलेट ऑफ पेशेंट्स कफ्स एंड स्नीज, इसमें क्या होगा भाई, खांसी होगा, सर्दी होगा। थ्रोट, सोर थ्रोट है ना, स्नीजिंग, कफिंग, हेडेक्स, फीवर, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेगा और छींकने उगने से ये फैलता है। इसमें क्या करना होता है, हाइजीन मेंटेन करना होता है। आपको भाई क्लीन रहना है, नीट एंड क्लीन रहना, हाइजीन मेंटेन करना होता है। ठीक है, चलो अब देखो कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और क्या हमारे पास डिजीज में, हमारे पास चिकन पॉक्स आ गया भाई। चिकन पॉक्स की बात करें तो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, है ना। वैरिसेला जोस्टर नाम का जो हमारा वायरस है वो करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ब्रीथ, सलाइवा, ब्लिस्टर्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आप कांटेक्ट में आने से हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक, फीवर, सोर थ्रोट, रैशेस ऑन चेस्ट, चेस्ट पे रैशेस देखने को मिलेगा। हेड डेवलप्स ऑन इनटू ब्लिस्टर्स, और ब्लिस्टर्स देखने को मिलेगा, दाना टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, इलाज क्या है भाई, तो वैक्सीनेशन और आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट को आप आइसोलेट करके रखिए, कुछ दिनों में कम हो जाता है। अलग अलग दिन का होता है, जैसे 20 दिन का हो गया, किसी को 15 दिन का, किसी को 3 दिन का, तो ये कहानी होता है। ठीक है, टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड क्या होता है भाई, तो टाइफाइड में हमारे पास जो पैथोजन है वो क्या है, बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफी। फूड या वाटर के मदद से, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ये फैलता है। हाई फीवर होगा दोस्त, हेडेक रहेगा, सर में दर्द, स्किन में रैशेस होंगे और डायरिया देखने को मिल सकता है। इलाज क्या है, वैक्सीनेशन करिए, प्रॉपर सैनिटेशन प्रोटेक्शन कीजिए ऑफ फूड एंड वाटर फ्रॉम हाउस फ्लाइज। डायरिया की बात करें तो डायरिया क्या होता है, बैक्टीरिया इकोलाई जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डायरिया के लिए। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, खराब गंदा खाना पानी से होता है। फ्रीक्वेंटली लिक्विड स्टूल होता है, लगातार जो है स्टूल जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, है ना। विद ब्लड और मसल्स वॉमिटिंग, विद ब्लड और म्यूकस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, जो वॉमिटिंग होगा उसमें क्या होगा, म्यूकस देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टूल जो है याद रखना, यहाँ पे रुको आराम से समझा देते हैं। स्पीड करेंगे तो फिर तुम लोग का ओरे लगेगा बच्चा। अभी देखो क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंटली लिक्विड स्टूल होगा, लगातार जो है स्टूल लिक्विड के फॉर्म में होगा, उसमें ब्लड भी हो सकता है और म्यूकस भी हो सकता है, किसमें, डायरिया के केस में। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग का मतलब उल्टी। चलो आगे क्या है दोस्त, प्रॉपर सैनिटेशन, फूड एंड वाटर शुड बी केप्ट कवर। भाई आपको प्रॉपर सैनिटेशन लेना है और अपने आप को कवर रखना है। ठीक है, एंड वाटर शुड बी केप्ट कवर, पानी जो आप पी रहे हैं उसको ढक के रखिए। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे हमारे पास डिजीज है पोलियो। पोलियो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पैथोजन वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे खराब खाना पानी से फैलता है। सिम्टम्स क्या होगा भाई, सीवियर मसल्स स्पैम्स फॉलोड बाय पैरालिसिस एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, पोलियो में हमारे पास जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं मसल्स, पैरालिसिस जिसके वजह से होने का चांस होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन, हाइजीन कंडीशन, वैक्सीनेशन लीजिए और कंडीशन को हाइजीनिक रखिए। रैबिस क्या होता है, तो रैबिस जो है ये वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। थ्रू सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल व्हेन इट बाइट्स ह्यूमन बीइंग, अगर मान लो कि किसी में रैबिस वायरस है और उसने किसी को बाइट किया, काट लिया, तो ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है। हाई फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, स्किन रैशेस और डायरिया देखने को मिलेगा। रैबिस वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आपको एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्त, रॉबर्ट कॉच 1876 में डिस्कवर किए थे एक बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस व्हिच काउज एंथ्रेक्स डिजीज, जो कि क्या करता था, एंथ्रेक्स डिजीज करता था। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग में क्या कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास दोस्त that grow on our food produce toxic substance, ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं हमारे फूड के ऊपर और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, मेक आवर फूड पॉइजनस, और हमारे फूड को क्या करते हैं, पॉइजनस बना देते हैं।
व्हेन वी कंज्यूम सच फूड, जब हम ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं यानी खा लेते हैं, इट कॉज सीरियस इलनेस, ये हमें बीमार कर देगा, एंड इवन डेथ तक कर सकता है। दिस इज नोन एज फूड पॉइजनिंग, इसी को हम लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। स्पीड तो नहीं हुआ क्योंकि ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, एक बार पढ़ा चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फूड वन शॉट में, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं इसलिए रिवीजन टाइप का है, तो भाई फटाफट आपका होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और समझ लो। देखो होता है क्या, हमारे पास जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको सॉइल में मिलाना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां से आपका सवाल आता है, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब दलहन पौधा, दलहन पौधे में, ठीक है, जैसे कि बीन्स, पीज, इन सब में, विच हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करते हैं। समटाइम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, और कुछ समय क्या होता है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग की वजह से भी हमारे सॉइल में फिक्स हो जाते हैं, यानी कि मिल जाता है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है भाई? नाइट्रोजन साइकिल देख लो, कह रहा है आवर एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 78% नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है। अच्छा तुमको ये तो पता होगा प्लांट्स के मेन न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये मेन न्यूट्रिएंट्स होता है। आवर एटमॉस्फेयर कंटेन अबाउट 78% नाइट्रोजन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है? 78% नाइट्रोजन होता है। एंड इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल एसेंशियल टू लाइफ लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए का, एंड सम विटामिन्स, एल्कलॉइड्स, इन सब का ये पार्ट होता है नाइट्रोजन, ठीक है। सो द नाइट्रोजन इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है सभी लिविंग बींग्स के लिए। जो बैक्टीरिया हमारे पास राइजोबियम है ये क्या करता है? फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ये क्या करता है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट के फॉर्म में फिक्स कर देता है, यानी कि हमारे सॉइल में मिला देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। क्लियर है? कह रहा है ड्यूरिंग लाइटनिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। लाइटनिंग के दौरान जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फॉल अलोंग विद रेन, और बारिश के साथ वो गिरता है हमारे सॉइल में। प्लांट यूज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड प्रोड्यूस एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स। प्लांट्स जो है वो क्या करेगा भाई? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का इस्तेमाल करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? एमिनो एसिड और प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर? तो भाई पूरे तरीके से ये चैप्टर आपको इस चैनल पे करा दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।